कैसा गया संडे वाला टेस्ट? हेलो सुमित, तुमने टेस्ट हुआ था अभी संडे को, उसमें आपने 23 क्वेश्चंस रॉन्ग मार्क करे थे क्या? कौन सा मैम? जिस टेस्ट के बारे में आप बता रहे थे, मैम 23 सवाल गलत कर दिए। वो तो मैम 2 तारीख वाला था। 2 तारीख में तुमने 23 सवाल गलत करे सुमित। यस मैम, उतने ही थे शायद। अगर तुम 23 सवाल छोड़ के आते तो तुम्हारे नंबर 23 ऐड हो जाते, और तुम्हें पता है 23 नंबर पे कितनी रैंक डिफर कर जाती है? हम्म। अगर कोई सवाल नहीं आ रहा है, नहीं जम रहा है, तो जरूरी है तुम्हें वो सॉल्व करना। नेगेटिव क्यों करे तुमने? कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा नेगेटिव थे? मैम कैम में ही होंगे। खुशबू मैम से बात करो। यस मैम, मैंने मैम से बात करी थी, उन्होंने कहा था बात कर लेंगे वो मेरे से। अच्छा, ठीक है, खुशबू मैम से बात करना। इतने नेगेटिव होंगे तो फिर कैसे चलेगा? केमिस्ट्री में बहुत बच्चे हैं जो नेगेटिव कर रहे हैं। खुशबू मैम से एक सेशन ही रखवा लो इस पे, नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचें। क्योंकि देखो, मैथ में जो क्वेश्चन आता है या तो आएगा या नहीं आएगा। सिमिलरली फिजिक्स में है ना? फिजिक्स में हो सकता है कि कई बार थोड़ा कैलकुलेशन या थोड़ा कॉन्सेप्ट में इशू हो जाए तो ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। केमिस्ट्री में पता नहीं, ज्यादातर क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, है ना? कई बार की आता है, थोड़ा बहुत याद है, उसके चक्कर में कुछ मार कुछ भी तुक्का फिट कर देते हो। तो केमिस्ट्री में थोड़ा सा मैम से पूछ लेना, शी विल गाइड यू, गाइड
you all better. ठीक है, संदीप नहीं आया क्या अभी? आ गया। संदीप ये संडे वाला पेपर कैसे गया? ऑफलाइन था क्या ये संडे वाला, कि घर पे बैठ के दिया है आराम से? कल वाला पेपर घर पे बैठ के दिया है क्या, ऑनलाइन? ठीक है। संदीप बस थम्स अप से बात करता है, मैं भी थम्स अप से ही सवाल समझा दिया करूंगी बस ऐसे। ठीक है, मैं भी थम्स अप कर दिया करूंगी। ये लो, आ गया समझ में, लो थम्स अप। संदीप साइन लैंग्वेज में क्यों बात करते हो भाई? तो तुम्हारा बैच भी ओवर हो जाएगा कुछ दिनों में, नए टीचर्स मिल जाएंगे तुम्हें अगले साल, हमें नए बच्चे मिल जाएंगे, तुम्हारी फेयरवेल हो जाएगी। अरे अभी उसमें भी टाइम है ना, अभी तो तुम एडवांस तक यही हो। ठीक है, पेपर पे चलते हैं। ये तो पुराना पेपर है। 2 जनवरी का तो पेपर कुछ ज्यादा ही आसान आ गया था ना, कल वाला तो फिर भी ठीक था। क्या है कि पेपर चेंज कराया है थोड़ा सा, कि भाई बच्चे बहुत ज्यादा नंबर ला रहे हैं फिजिक्स में, थोड़ा पेपर का डिफिकल्टी लेवल बढ़ाओ। तो इस बार उन्होंने थोड़ा पेपर का डिफिकल्टी लेवल बढ़ाया था इस संडे टेस्ट में। ठीक है, तो मुझे लगता है 70 तो शायद किसी ने क्रॉस नहीं करा होगा, पहले भी नहीं करते थे 70 तो क्रॉस। आई थिंक अब की बार तो 50 प्रिंस के आते थे मैक्सिमम। प्रिंस कितने आए हैं? प्रिंस 155। राहुल फिजिक्स में बढ़े हैं इस बार 2 नंबर, 55। हाँ राहुल तुम्हारे कितने आए हैं? मैम 54। हाँ ये वाला पेपर पहले से तो डिफिकल्ट लगा होगा कि नहीं लगा? पहले वालों से तो 2-4 क्वेश्चन थे बस डिफिकल्ट, बाकी तो सेम लेवल थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है देखो। एक मिली एमीटर है जिसकी रेंज 10 मिली एम्पियर है, ठीक है जी। इसका खुद का रेजिस्टेंस दिया हुआ है 9 ओम, उसको एक सर्किट में जोड़ा जाता है। मीटर जो है, यानी इसी एमीटर की बात हो रही है, ये मीटर जो है फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है किसी करंट आई के लिए। ठीक है, ये करंट ए से एंटर करता है और बी से बाहर चला जाता है। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन ये मीटर शो करेगा अगर आई करंट एंटर किया। तो सपोज आई करंट आया, यहाँ पर इसने फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट की रीडिंग शो करी, तो यानी फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट को हम आईजी बोलते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर कुछ आईजी करंट शो होगा। टोटल करंट आई है तो 0.1 एम्पियर ओम में से कुछ करंट जाएगा आई माइनस आईजी करंट। ठीक है, अब मुझे मिली एमीटर का रेंज कितना दिया हुआ है, कुछ 10 मिली एम्पियर्स की रेंज में दिया हुआ है। ठीक है, तो यानी ये इसी रीडिंग को रीड कर रहा होगा, यानी यही मेरा आईजी करंट बन जाएगा 10 मिली एम्पियर वाला। बाकी फिर सेम वही कॉन्सेप्ट है, दोनों ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। तो मान लो ऊपर आईजी करंट जा रहा है, तो आईजी करंट इन देखो ऊपर वाले का पोटेंशियल नीचे वाली ब्रांच का पोटेंशियल विल बी सिमिलर। सेम गैल्वेनोमीटर की तरह एक शंट ही बनाया हुआ है ये 9 ओम वाला। तो आईजी प्लस टोटल रेजिस्टेंस, ऊपर कितना रेजिस्टेंस है 9 प्लस 0.9, नीचे वाले में करंट कितना है आई माइनस आई जी, रेजिस्टेंस कितना है 0.1। इसे थोड़ा चेंज कर लो,
ये 9.9 IG हो जाएगा, उधर से कितना हो जाएगा 0.1 माइनस 0.1 IG। IG को इधर ले आओ तो 0.1 ऐड करोगे तो 10 IG हो जाएगा इक्वल्स टू 0.1 I। तो I आ जाएगा यहाँ से, मेरे पास IG की वैल्यू भी है, तो मेरे को ये जो सर्किट का टोटल I करंट था ये यहाँ से मिल जाएगा। तो I कितना आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 10 मिली एम्पियर, मिली में ही आंसर है तो देख लेना, अपॉन 0.1। तो ये इसको हटा के भी एक और 10 लग गया, 1 2 3, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेना, अपॉन 0.1, ये कितना आएगा 1 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। सब कैंसिल आउट हो गया ना, इसका मतलब आंसर कितना आया 1 एम्पियर। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड तो सबने किया होगा, इजी था भाई सेकंड क्वेश्चन। क्या कह रहा है, डी ब्रुगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के केस में हम देखो, चाहे इलेक्ट्रॉन हो या हमारा कोई प्रोटॉन हो, एक्सेप्ट फोटोन अगर किसी भी पार्टिकल की वेवलेंथ की बात हो रही है तो वहां पर डी ब्रुगली का ही कॉन्सेप्ट लगेगा, क्योंकि डी ब्रुगली ने ही मैटर के साथ एक वेव एसोसिएट होती है जिसे हम मैटर वेव बोलते हैं। उस मैटर वेव का जो वेवलेंथ है वो कितना दिया हुआ है, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन mv या h अपॉन p, और क्या लिख सकते हो h अपॉन अंडर रूट 2me, है ना। ये सब क्या है, सब ये डी ब्रुगली वेवलेंथ ही है। तो यहाँ से लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, इस जो भी है देखते हैं आगे सवाल में क्या दिया है। वेलोसिटी दी हुई है, यानी हमें इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी दे दी। अब क्या कह रहा है, लैम्डा ई यानी इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ किसके बराबर है, फोटोन के वेवलेंथ के बराबर दिया हुआ है। कह रहा है काइनेटिक एनर्जी का रेशो बताइए। तो अब काइनेटिक एनर्जी का रेशो पूछा है तो इसका मतलब वेवलेंथ को काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लिखोगे, यानी h अपॉन अंडर रूट 2me। स्केयरिंग बोथ साइड कर दीजिए, तो स्केयरिंग बोथ साइड करोगे तो क्या बनेगा, लैम्डा इक्वल्स टू h स्केयर लैम्डा ई स्केयर अपॉन 2me। तो यहाँ से एनर्जी कितना आ गया मेरे पास इलेक्ट्रॉन का बेटा, h स्केयर अपॉन 2m लैम्डा स्केयर, ठीक है जी। ये मेरे पास आ गया इलेक्ट्रॉन का। फोटोन का कैसे निकालोगे बेटा, फोटोन के लिए क्या करना पड़ेगा, फोटोन का वेवलेंथ क्या होता है, लैम्डा इक्वल्स टू, फोटोन की एनर्जी निकालते हैं। फोटोन की एनर्जी क्या होती है, E इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा, ठीक है जी। तो एनर्जी आ गया 1, किसका है ये, फोटोन के लिए P लगा देती हूँ। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अपॉन फोटोन की एनर्जी डिवाइड कर दो, कितना आया h स्केयर अपॉन 2m लैम्डा स्केयर। फोटोन का क्या आया, एच सी अपॉन लैम्डा। क्या क्या कट गया भाई, h से एक h, 1 लैम्डा से 1 लैम्डा, तो E अपॉन EP कितना आया, h अपॉन 2mc लैम्डा, ठीक है। कुछ और होगा क्या, h को h लिख दो, 2mc इज द स्पीड ऑफ लाइट एज इट इज रहने दो। लैम्डा को क्या लिख सकते हो भाई, लैम्डा को क्या लिख सकते हैं दोबारा से, h अपॉन mv लिख दूं, h एज इट इज mv ऊपर चला जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी। h से h मर गया, m से m मर गया, ये रेशो कितना आया, वेलोसिटी अपॉन 2 इंटू सी। कर लोगे, वेलोसिटी की वैल्यू है c इज द स्पीड ऑफ लाइट, इसको सॉल्व कर लेना, आई थिंक 1:4 आएगा, ठीक है। हो गया था ना ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन छोड़ने लायक नहीं है। जो बच्चे न्यूक्लियर फिजिक्स के सवाल छोड़ के आ रहे हो उनके लिए सबसे पहली लर्निंग यही है कि भाई मॉडर्न फिजिक्स नहीं छोड़नी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का यूनिट्स क्या हो जाएगा, मीटर सेकंड इनवर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो अब यहाँ पे केजी के टर्म्स में है तो सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं फोर्स के टर्म्स में इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को F इक्वल्स टू क्यू ही जानते हैं हम लोग, तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, F अपॉन क्यू, ठीक है। अब देखो चार्ज को क्या लिख सकते हो भाई, I इंटू
तो आई का यूनिट क्या होगा, एम्पियर, टी का सेकेंड, एम्पियर सेकेंड। फोर्स को क्या लिख सकते हो बताओ केजी के टर्म्स में, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है मेरा, mlt-2। तो मैं फोर्स को क्या लिख सकती हूँ, मास का केजी, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकेंड इनवर्स का स्क्वायर। तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई, इनका रेशो कर लोगे अब, vd बाय ई। मैम MLT T-2 हाँ होता तो है। mlt t-2 तो लिखा है। यस मैम ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना हो जाएगा, देखो ms-1, ये कितना हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, केजी मीटर सेकंड इनवर्स का स्क्वायर, एम्पियर सेकंड ऊपर चला जाएगा, ये देखो एम्पियर इंटू सेकेंड चला गया, इस सेकंड इनवर्स से ये सेकंड कट गया, इस मीटर से ये मीटर कट गया, ऊपर एम्पियर बचा, केजी ऊपर आ जाएगा केजी इनवर्स, सेकंड -2 ऊपर आ जाएगा सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपने देखो जरूरी नहीं है कि तुम सबने यही मेथड यूज करा हो, किसी ने किसी से निकाला होगा, किसी ने किसी से, बट आंसर एट द एंड यही आएगा। ठीक है, n नंबर ऑफ मेथड से सॉल्व करने के, जिसको जैसे अच्छा लगे कर लो, बेसिक इन फॉर्मूले से आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन हो गया होगा भाई, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर मोस्ट ऑफ द मेटल्स इन प्योर फॉर्म। तो देखो अलॉय नहीं है, ये प्योर फॉर्म है, मतलब सिंपल मेटल की बात हो रही है। तो सिंपल मेटल में हमें पता है कि टेम्परेचर के बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर के बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो ये इक्वेशन सही है, ट्रू। इज इट ट्रू? और अगर ये अलॉय होता तो क्या करते, अगर मान लो अलॉय के लिए पूछता तो अलॉय के लिए क्या होता, कांस्टेंट। वेरी गुड आरुष। अलॉय के लिए क्या होता है, अल्फा मोर और लेस कांस्टेंट होता है। ठीक है जी, तो लेकिन यहाँ पर प्योर मेटल है, प्योर फॉर्म, तो इसलिए ये इक्वेशन ट्रू हो जाएगी। सेकंड बाद में देखते हैं, थर्ड बोलो, सेमीकंडक्टर्स लाइक प्योर जर्मेनियम डज नॉट ओबे ओम्स लॉ, इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू। मैम ट्रू है। ओम्स लॉ सिर्फ कंडक्टर्स के लिए है, लेकिन आर टी इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये जो ये वाली इक्वेशन है ये सबके लिए वैलिड है, सेमी कंडक्टर्स और मेटल्स सबके लिए, बट ओम्स लॉ ओनली फॉर कंडक्टर्स। तो ये भी ट्रू हो गया। तो देखो इसमें स्टेटमेंट 1 को फॉल्स बताया है, गलत, सबको फॉल्स बताया है, गलत, थर्ड को फॉल्स बताया है, गलत, तो ले दे के ऑप्शन ए ही बचा, तो सेकंड भी ट्रू ही होगा। बाकी सेकंड सॉल्व भी करा जा सकता है, यस और नो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आई इक्वल्स टू NEA VD, वीना, वीना से याद रख लो या कैसे, जैसे तुम्हारी मर्जी। इसमें बस ये याद रखना कि जब चार्ज निकालोगे आई किसके बराबर लिखोगे बेटा, Q बाय T, करेक्ट। तो चार्ज कितना दिया हुआ है, C60 पाई, टी को क्या लिखोगे, टाइम है यहाँ पे 2 घंटे, तो आवर्स नहीं लिखेंगे, किस में करना होगा, आवर्स को सेकंड में चेंज करो, तो 2 आवर्स कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 60 मिनट्स एंड 60 सेकेंड, इस तरह यही करना है ना, बस 2 घंटे 60 मिनट्स, 2 आवर्स 60 मिनट्स 60 सेकेंड, यस मैम। इतना ही करेंगे। तो बस इसको यहाँ पे याद रखना, आवर्स शुड बी चेंज, बस बाकी सारा यही फॉर्मूला है। फिफ्थ तो रिपीट हुआ है भाई, कराने की जरूरत है। देखो ए से बी बोला है कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, बी टू सी बोला है कि एडियाबैटिक है, फिर सी से डी बोला है आइसो है, और फिर डी से ए बोला है कि आइसो है। हाँ सॉरी, एडिया है ना, ए से डी, तो ए से डी फिर से बोला कि एडियाबैटिक प्रोसेस है। आइसोथर्मल में पीवी कांस्टेंट होता, पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है आइसो में, एडिया में पीवी गामा कांस्टेंट होता है ना, पीवी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये सीरी ऑन हो गई, वो पता नहीं क्या बोल रही है बैठे बैठे।
पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट और पीवी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो पीवी गामा एडिया वाला, पीवी कांस्टेंट अपना सिंपल आइसो वाला, आइसोथर्मल में। ठीक है, तो देखो एक तो ये याद रखना कि एडियाबैटिक में 3 रिलेशंस होते हैं, एक पीवी का, टीपी का और पीटी, 3 रिलेशन होते हैं, तो तीनों याद होने चाहिए। अब देखो ए से बी आइसो है, तो आइसोथर्मल का मतलब ही ये है कि ए से बी जो प्रोसेस हुई है, यानी ए से बी की जो प्रोसेस है उसमें पीवी का प्रोडक्ट शुड बी कांस्टेंट। यानी ए पॉइंट पर पीवी का प्रोडक्ट कितना है, पीए वीए। ये किसके बराबर होगा भाई, ये बी पॉइंट पर पीवी के प्रोडक्ट के बराबर ही होना है। तो पीबी वीबी, ठीक है, खत्म। आगे हम बी टू सी जा रहे हैं, लेकिन बी टू सी गए तो कौन सी प्रोसेस आई रास्ते में, बी टू सी में आई एडियाबैटिक। एडियाबैटिक कहती है कि बी पॉइंट और सी पॉइंट पर पीवी गामा का प्रोडक्ट कांस्टेंट होना चाहिए। तो बी पॉइंट पर प्रेशर पीबी है, इसकी वॉल्यूम वीबी गामा किसके बराबर हो जाएगा, सी पॉइंट का प्रेशर, सी पॉइंट का वॉल्यूम गामा। ठीक है, सिमिलरली सीडी और एडी का लिख लोगे भाई, बोलो। सी का कितना हो जाएगा, पी यस सर। वीसी गामा इक्वल्स टू पीडी बीडी गामा। अब अच्छा सॉरी, थर्ड वाला आइसो है ना, थर्ड वाला आइसो है तो गामा नहीं लगाएंगे, ठीक है। फोर्थ वाला बोलो, फोर्थ फिर से एडिया है तो यहाँ लगाना पड़ेगा, पीडी बीडी गामा इक्वल्स टू पीए वीए गामा। तो अब एलएचएस और आरएचएस को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और बराबर में, मतलब एलएचएस और आरएचएस इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर दें और इनको इक्वेट करें। अब देखो जब मल्टीप्लाई करोगे तो सब चीजों की, तो साफ साफ दिख रहा है, पीए से पीए कटेगा, पीडी से पीडी कट गया, पीसी से पीसी कट गया, वीबी से वीबी कट गया। तो सारी एलएचएस वाली वॉल्यूम्स को मल्टीप्लाई कर दो, कितना बचेगा, वीए वीबी गामा, देखो ये एलएचएस वाली है, वीए वीबी गामा, उसके बाद वीसी और फिर वीडी गामा। आरएचएस वाली वॉल्यूम देखो क्या क्या बची, वीबी वी, ये सी होगा, वीसी गामा, वीडी और ये होगा वीए गामा, करेक्ट। अब गामा वाली टर्म्स एक साथ ले लो, देखो ये वीबी गामा है और ये वीडी गामा है, आरएचएस से वीबी नीचे ले आओ, सिमिलरली वीडी आ गई, ठीक है। ये हुआ वीसी गामा, इधर हुआ वीए गामा, अपॉन इधर ले आओ, क्या क्या आएगा, वीसी वीए, करेक्ट। अब देखो ये बी की पावर है, ऊपर जाके -1 हो जाएगा, तो वीबी का गामा -1, वीडी का गामा -1 इक्वल्स टू वीसी गामा -1, वीए गामा -1। सबकी सेम पावर है, पावर उड़ा सकते हैं, पावर उड़ा दो। पूछा क्या है, वीबी बाय वीसी का रेशो, तो वीबी बाय वीसी किसके बराबर आ गया भाई, वीबी बाय वीसी आ गया वीए अपॉन वीडी के बराबर, ठीक है। और ये हमें सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, जब सर ने पढ़ाया होगा तुम्हें कार्नोट साइकिल, उसमें ये डायरेक्ट रिलेशन ही लिखवाते हैं, ठीक है। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, वीए इक्वल्स टू वीडी के बराबर। याद भी रख लो क्या कौन सी चीज है, बी और सी, बी और सी यानी ये मेरा एडियाबैटिक कर्व है और ए और डी भी एडियाबैटिक कर्व है, ठीक है। तो दोनों की जो वॉल्यूम है ये इनका रेशो यहाँ पर बराबर है। 6th क्वेश्चन कराने की आई डोंट थिंक कि कोई नीड है, बहुत बार करा चुकी हूँ, ठीक है। नहीं कराना ना 6ठा सवाल तो बेटा, ये भी रिपीट हुआ है और ये क्वेश्चन में जीनर वाले बहुत बार करा चुकी हूँ। कोई बच्चा है जिसको दोबारा तिबारा करना है, ये कोई है भी तो फिर वो खुद से सेल्फ स्टडी करे, क्योंकि मैंने बहुत बार करा दिया है क्वेश्चन। अगर उसको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर मेरे को एक बार पर्सनली मैसेज करे, ठीक है। अगला सवाल, इन वर्नियर कैलिपर इंस्ट्रूमेंट 20 वर्नियर्स, देखो अब यहाँ पर लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, कराया हुआ है सर समर क्लासेस में। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला वर्नियर कैलिपर में होता है 1 MSD - 1 VSD। वर्नियर कैलिपर में हमेशा जो मेन स्केल डिवीजन है वो वर्नियर स्केल से हमेशा बड़ी होगी। कितनी बड़ी होगी वो तुम्हें हमेशा पेपर में क्वेश्चन में गिवन होगी, कई बार 10 MSD 9 के बराबर होते हैं ना, तो वो पेपर में गिवन होगा। तो जैसे यहाँ दिया हुआ है कि 20 वर्नियर स्केल डिविजन्स जो हैं मेन स्केल की 18 डिविजन्स के बराबर है, तो साफ साफ पता चल रहा है मुझे एक वर्नियर स्केल डिवीजन निकालनी पड़ेगी। तो एक वर्नियर स्केल की डिवीजन किसके बराबर है, 18/20 मेन स्केल।
तो 18/20, ठीक है। तो यहाँ लिखो 1 MSD माइनस 18/20 MSD। मेन स्केल के डिवीजन कॉमन ले लो, यहाँ पर देखो 1 माइनस 18/20 करोगे तो कितना बचेगा, 2/20 इंटू MSD। अब देखो मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल डिवीजन का मतलब क्या है, एक मेन स्केल डिवीजन का मतलब ये है, क्या ये ये दिया हुआ है 1 मेन स्केल डिवीजन किसके बराबर है, 1 mm। क्या ये मेन स्केल डिवीजन का लीस्ट काउंट नहीं है, मेन स्केल सॉरी, ये मेन स्केल का Yes, लीस्ट sir. काउंट ही तो है कि मेन स्केल का एक छोटे से छोटा डिवीजन कितनी रीडिंग रीड कर सकता है। तो कितना रीडिंग रीड कर सकता है भाई, वो 1 mm। वो 1.1 नहीं रीड करके देगा तुम्हें, 1.1 नहीं रीड कर सकते तुम मेन स्केल से, मेन स्केल से 2.1 नहीं रीड कर सकते, 2.0 नहीं रीड कर सकते। मेन स्केल या तो 1 mm 2 mm 3 mm इतना ही रीड करके देगा, उनके बीच की रीडिंग मेन स्केल के बस की नहीं है, तभी बनाया है वर्नियर कैलिपर। अब देखो वर्नियर कैलिपर कितना रीडिंग नोट कर देगा, MSD कितना है 0.1 mm, तो ये आया 1/10 मल्टीप्लाई 1 mm, कितना आया 0.1 mm। तो इसका मतलब है वर्नियर स्केल 1.1 mm की रीडिंग नोट करके दे देगा, 1.2 की रीडिंग नोट करके दे देगा, ठीक है, क्योंकि 1.2 तक जा रहा है। तो ये होता है लीस्ट काउंट, तो 0.1 mm यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, आसान था। बोलो, ये रिलेटिव डेंसिटी वाला भी देखते हैं थोड़ी देर में, इसको स्टार मार्क कर लो, थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड है। 9th बोलो, 9th हो गया था, Yes, ma'am. Yes, ma'am. यंग्स मॉड्यूलस स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। अब देखो स्ट्रेस को एज इट इज रहने दो, स्ट्रेन का मतलब क्या होता है भाई, चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, लेंथ ऊपर चला जाएगा। अगर परफेक्टली रिजिड बॉडी है तो परफेक्टली रिजिड बॉडी का मतलब ये है कि उसके डायमेंशंस में कोई चेंज नहीं आएगा, डायमेंशंस में कोई चेंज नहीं आया, दैट मीन्स डेल्टा एल शुड बी 0। इफ डेल्टा एल इज 0 दैट मीन्स गामा शुड बी इनफाइनाइट, गामा क्या हो जाएगा भाई, इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि ये 1/0 हो गया ना, तो 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, ठीक है। तो 1 सेकंड में आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 10, ये 10th क्वेश्चन टाइप शायद मैंने ग्रेविटेशन कराया था तब मैंने इस क्वेश्चन का एग्जाम्पल दिया था, मे बी, मुझे जहां तक याद है कि जब भी ऐसे वाले क्वेश्चन आए कि अर्थ में एक टनल हमने ओपन कर दिया, इसमें SHM भी निकलवाते हैं इस क्वेश्चन में, इसका टाइम पीरियड निकालो, ऐसे वाले में है ना SHM भी आता है, इसका दूसरा इसका टाइप बनता है। बाकी यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे लिए आसान काम कर दिया है कि सिर्फ पूछा है कि बी पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, ए पॉइंट से किसी पार्टिकल को ड्रॉप किया गया है, बी पॉइंट पे वेलोसिटी बता दो, साफ पता चल रहा है क्या करेंगे भाई, एनर्जी कंजर्व करेंगे। मैंने बोला था कि जहां भी एनर्जी का सवाल आए ग्रेविटेशन में मैक्सिमम एनर्जी को कंजर्व ही करना पड़ेगा। क्या करोगे, टोटल एनर्जी एट ए किसके बराबर हो जाएगी, टोटल एनर्जी एट बी, हाँ या ना। ए पॉइंट की एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी ए पॉइंट पे प्लस पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट प्लस पोटेंशियल एनर्जी बी पॉइंट पे, राइट। ए पॉइंट की कितनी है भाई काइनेटिक एनर्जी, बेटा बोलो, एनर्जी कंजर्व करेंगे ना, देखो कहीं पे और क्या है, यहाँ कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, तो डायरेक्ट एनर्जी कंजर्व कर दो। तो अब पार्टिकल को रिलीज किया गया है किस पॉइंट से, ए पॉइंट से, अगर ए पॉइंट से पार्टिकल रिलीज किया गया है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0, है ना। रिलीज और ड्रॉप के केस में एनर्जी शुड बी, काइनेटिक एनर्जी शुड बी 0। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी भाई, ए पॉइंट पे देखो स्फेयर है, ये अगर मेरा कोई स्फेयर है, स्फेयर के इस पॉइंट पे मान लो कोई चार्ज क्यू रखा है, ठीक है, इस स्फेयर की रेडियस r है और यहाँ से ये वाला डिस्टेंस 2r है, तो मुझे बताओ इस p पॉइंट पे कितना पोटेंशियल लिखोगे, कितना लिखोगे भाई, इसका चार्ज मान लेते हैं कैपिटल Q है, क्या लिखोगे, k कैपिटल Q बाय कितना डिस्टेंस लिखोगे बोलो, 3 सेंटर से डिस्टेंस 3r। लेते हैं, हाँ, डिस्टेंस शुड बी टेकन फ्रॉम सेंटर, सेंटर से डिस्टेंस लिया जाता है, तो KQ/3R होता है। यहाँ कितना हो जाएगा, देखो पोटेंशियल एनर्जी है, मैंने तुम्हें बताया है कि बेटा पोटेंशियल एनर्जी की सॉरी हाँ, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है, चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी मास मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल, करेक्ट। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस
के की जगह जी लगेगा। इस ए पॉइंट पे जो पार्टिकल है उसका मास स्मॉल एम है, स्मॉल एम से मल्टीप्लाई किया, पोटेंशियल कितना है जी कैपिटल एम जो कि तुम्हारा अर्थ का मास है, अपॉन कितनी दूरी पर है भाई वो, आर ये वाली रेडियस और 2r ऊपर, 3r लिखोगे। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी वही निकालनी है, हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी, अब देखो यहां पर मुझे खुद बताओ कि पोटेंशियल का कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, कि हर पॉइंट पे पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा कि वेरी करेगा, कौन सा वाला लगा? सैलिड वाला। क्योंकि यहाँ पर देखो मास हर पॉइंट में है ना, अर्थ के, अर्थ के मास भाई वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है ऐसे पूरे में, करेक्ट, ऐसे पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो एक पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखवाया था जहां पर चार्ज वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होता है, जहां चार्ज वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होता है उसके पोटेंशियल का फॉर्मूला कुछ लिखवाया था, जल्दी मुझे एक बार बताओ। माइनस जी एम अपॉन 3r स्क्वायर 2r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, यही लिखवाया है, एक बार चेक कर लेना। मैम नीचे 2 और ऊपर 3 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो स्मॉल आर, स्मॉल आर क्या वैल्यू है, सेंटर से जिस पॉइंट पर आपको अब पोटेंशियल निकालना है, बी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है, तो बी पॉइंट पर रेडियस कितना दिया हुआ है सेंटर से, r/2, इसका मतलब स्मॉल आर की वैल्यू कितनी हो गई, r/2 हो गई। तो अब इस वैल्यू को यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी लिखो, कैसे लिखोगे, माइनस पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय मास, तो ए का मास तो स्मॉल एम दिया ही हुआ है, मल्टीप्लाई कर दो जी एम अपॉन 2r स्क्वायर 3r स्क्वायर माइनस r/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, r स्क्वायर बाय 2 2 जा 4। सॉल्व हो जाएगा अब ये क्वेश्चन, वेलोसिटी निकल जाएगी भाई, स्मॉल एम से स्मॉल एम हर कहीं कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये बचा माइनस जी एम बाई 3r इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई 2 माइनस जी एम अपॉन 4 एलसीएम ले लो, तो 4 बाहर आ जाएगा, 4 दूनी 8r स्क्वायर, कितना बचेगा, 4 क्यूब आएगा, 11 बचेगा ना, क्यूब, हाँ सॉरी ये क्यूब बचेगा है ना, आर क्यूब, ऊपर बचेगा आर स्क्वायर है ना, ये आया। अब एक आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ से क्यूब से, ठीक है, तो ये मेरा बचा माइनस जी एम बाई 3r इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई 2 माइनस कितना बचा भाई, 11/8 जी एम बाई आर, यही हुआ। इधर एडिशन में ले आओ इसको, माइनस जी एम बाई 3r प्लस 11/8r जी एम इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई 2, हो जाएगा सॉल्व कि नहीं, जी एम बाहर निकाल लो, आर भी निकाल लो, 24 एलसीएम ले लो, कितना बचा 8 3 8 3 24 माइनस 8 प्लस 8 33 इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई 2, 2 से ये 12 पे कट जाएगा, 23 में से 8 गए 25, तो बचा 25 जी एम बाई 12 आर इक्वल्स टू वी स्क्वायर। देख लो कौन सा आंसर आ रहा है इसमें से, 5 बाहर आ जाएगा, 5 बाहर आएगा तो ऑप्शन ए ही है ना, कर लिया था ना ये सवाल। एनर्जी कंजर्वेशन कहा है मैंने कि ऐसे सवालों में बस एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है, इसमें फिर इसका एसएचएम वाला भी आता है कॉन्सेप्ट, एसएचएम निकालो इसका, ओमेगा कितना होगा, हाँ ये सब भी पूछा जाता है, टाइम पीरियड बताओ कितना होगा। 11th बोलो, 11th में देखो क्या कहा है कि हमारे पास 3 एनर्जी लेवल है, जिसमें से सी सबसे बड़ा है ना, सी की एनर्जी सबसे बड़ी है, फिर बी की और फिर ए, ओके। अगर हम सी से बी आए, भाई अगर मैं सी से बी आई, देखो क्या लिखा है, ट्रांजिशन फ्रॉम सी टू बी, कौन सी वेवलेंथ रिलीज होगी, लैम्डा 1 का फोटोन। बी से अगर ए आए तो बी से ए आने पर कौन सा वेवलेंथ रिलीज होगा, लैम्डा 2 का फोटोन, ठीक है। अब सीधा अगर सी से मैं ए आ रही हूँ, सी से ए आने पर एक वेवलेंथ रिलीज हुई जिस
एक फोटोन रिलीज हुआ जिसका ये है λ3। अब इन तीनों λ2 λ3 में रिलेशन पूछा है, ठीक है। अब मेरी एक बात बताओ, अब मैं मान लेती हूँ, देखो क्या मान लें, सी से बी में मान लो ये जो λ1 है C to B, इनके बीच में जो एनर्जी है वो कितना है, E1 है। बी से ए के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो कितना मान लूं, E2। सी से ए के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो कितना मान लूं, E3। ठीक है जी, देखो ध्यान से, ये मैंने E1 E2 E3 जो है एनर्जी डिफरेंस मान लिया। क्या E3 जो है वो E1 प्लस E2 के बराबर नहीं है? यस मैम। भाई एनर्जी डिफरेंस है ना, तो एनर्जी डिफरेंस तो यही होगा कि E3 का एनर्जी डिफरेंस E1 प्लस E2 होगा। तब E3 से जो एनर्जी रिलीज हुई वो उसका फोटोन Hc बाय λ3, E1 का Hc बाय λ1 प्लस Hc बाय λ2। Hc उड़ जाएगा, तो 1 बाय λ3 इक्वल्स टू 1 बाय λ1 प्लस 1 बाय λ2। क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लो, λ1 λ2 एलसीएम, ऊपर λ1 प्लस λ2, या 1 बाय λ3, तो इन्वर्स कर दो तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इजी Yes, था ये भी। यस मैम। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 में क्या करेंगे, दो बॉल हैं विच इज थ्रोन विद सेम स्पीड। देखो ये क्वेश्चन जब जब मैकेनिक्स पढ़ाते हैं ना, ये वो तुम्हारे जो पेपर में जो सवाल आ रहे हैं ना, ये ऐसे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, जब भी जो टीचर पढ़ाता है ना उन सवालों को तो मतलब करवाता ही करवाता है। मतलब कि ये क्वेश्चन सवाल भी नहीं है, ये कॉन्सेप्ट समझाते हैं, दिस इज नॉट द सवाल, ठीक है, कॉन्सेप्ट ही पूछ लिया उठा के। क्या कह रहा है कि दो बॉल्स हैं, टू बॉल्स आर थ्रोन विद सेम स्पीड v0, दो बॉल्स को सेम स्पीड से फेंका गया, इसको भी v0 से और इसको भी v0 से। बहुत इजी सवाल है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटीज भी सेम है, एंगल भी सेम दे दिए हैं, बट एक को ऊपर की तरफ फेंका गया है, एक को नीचे की तरफ फेंका गया है। हाउ मच फर्दर अलोंग द ग्राउंड डज द टॉप बॉल हिट अदर देन द बॉटम बॉल। ठीक है, तो यानी रेंज का डिफरेंस निकालना है, आई थिंक हाउ मच फर्दर अलोंग द ग्राउंड डज द टॉप बॉल, है ना। तो यानी मान लो इस वाली का रेंज 1 है, इसका रेंज 2 है, तो आई थिंक रेंज का डिफरेंस निकालना है। ठीक है जी, तो मुझे पहले तो ये बताओ, देखो मेरे पास दो तरीके की वेलोसिटी हो जाएंगी। पहले मैं नीचे वाला डिस्कस करती हूँ केस, यानी जिस ऑब्जेक्ट को आपने नीचे फेंका है डाउनवर्ड्स में, ए वाले को। ठीक है, मान लो ये ऑब्जेक्ट ए है, ए को आपने नीचे थ्रो किया है। इस ऑब्जेक्ट के पास दो वेलोसिटी है, एक तो वाई डायरेक्शन में भी है वी वाई, और एक एक्स डायरेक्शन में भी है वी एक्स। ठीक है, रेंज 1, रेंज का फॉर्मूले के लिए वी वाई हमें कोई मतलब नहीं है कि वी वाई कितनी है। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी ux, एंड ux शुड ऑलवेज बी कांस्टेंट थ्रू आउट द पाथ, है ना। x वाली जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी बिकॉज देयर इज नो एक्सेलरेशन। मल्टीप्लाई किससे करते हैं भाई, मल्टीप्लाई टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट से मल्टीप्लाई करेंगे। अब टाइम ऑफ फ्लाइट किस पे डिपेंड करता है, टाइम ऑफ फ्लाइट करेगा वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी से, करेक्ट। टाइम डिपेंड करता है वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी से, तो मैं मान लेती हूँ यहाँ पर जो समय लगा वो t1 लगा। ठीक है, चलो अब हमें निकालना है t1, कि t1 कितना है, कि कितना समय लिया। बताओ इसको कैसे निकालोगे समय को। अब देखो मुझे यहाँ पर ये h टावर की हाइट भी नहीं दे रखी, कि टावर की हाइट दी हो सवाल में, टावर की हाइट भी नहीं दे रखी, फिर कैसे करोगे। दूसरा कॉन्सेप्ट बताओ टाइम का क्या है। एक इक्वेशन लिखवाई थी ऐसी, मैंने कहा था कि टाइम जब ज्यादातर केसेस में समय के लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो। ठीक है, समय के लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो। मैं ए वाला पार्टिकल डिस्कस कर रही हूँ जो नीचे आ रहा है। क्या इक्वेशन है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यही इक्वेशन है। t इज योर टाइम ऑफ फ्लाइट, u इज योर इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। याद रखना समय निकालने के लिए हमेशा y डायरेक्शन में इक्वेशन लगाते हैं, y डायरेक्शन में। y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है भाई उसका, ये क्लिफ वाली हाइट, ये क्लिफ वाली हाइट सपोज h मान लो। ओके, तो मोशन कहां पर है उसका, डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ आ रहा है, तो नीचे वाली डायरेक्शंस को बेटा नेगेटिव लेते हैं,
और ऊपर वाली डायरेक्शंस को पॉजिटिव। ठीक है, मैं अपने अकॉर्डिंग यही कर लेती हूँ कि नेगेटिव वाली डायरेक्शन मैंने नेगेटिव मान ली, ऊपर वाली पॉजिटिव, तो डिस्प्लेसमेंट नीचे है तो माइनस। इनिशियली वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, u साइन थीटा, बोलो, टाइम पीरियड t हो जाएगा। अब मुझे बताओ यू वाई नीचे की तरफ है या ऊपर की तरफ है, नेगेटिव डायरेक्शन में है तो माइनस साइन लगाएंगे। ग्रेविटी भी नीचे है तो -1/2 जी टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो तीनों जगह माइनस है तो माइनस माइनस हट जाएंगे, तो h की वैल्यू यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, -12 जी टी स्क्वायर। कि अगर आप क्लिफ पे खड़े हो और क्लिफ पे खड़े होके आपने एक ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ थ्रो किया है तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, कितना होगा, ये होगा। अगर वी वाई नहीं होती, कई बार तुमने लिखा होगा ना, टाइम को ये भी लिख देते हैं √2h/g। वो कब होता है, इनिशियली वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। अगर इनिशियली वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 नहीं है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो सारी चीजें प्लस में है, u sin थीटा t +12 gt स्क्वायर, t को t1 मान लो। ठीक है, इक्वेशन 1। अब मैं डिस्कस करती हूँ ऊपर वाला केस। ठीक है, ऊपर वाले केस में क्या हुआ है, बी केस, उसकी रेंज r2 है। r2 का फॉर्मूला आप क्या लिखेंगे, ux, क्या x डायरेक्शन में वेलोसिटी दोनों की सेम है, बोलो, क्या दोनों पार्टिकल की x डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम है, भाई सेम ही तो है, हॉरिजॉन्टल इनिशियल वेलोसिटी सेम है, एंगल सेम है, दैट मींस ux तो थ्रू आउट द मोशन सेम ही रहेगा, जो भी फर्क आना है टाइम ऑफ फ्लाइट की वजह से आना है। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है जो ऊपर वाला पार्टिकल है बी पार्टिकल, वो कंपैरेटिव टू ए ज्यादा समय लेगा। ये जो T2 वाला है, ये सेकंड जो पार्टिकल है, इसका समय ज्यादा है, साफ दिख रहा है ज्यादा समय लेगा, तो ये इसका टाइम मान लो T2 है। अब T2 बताओ कैसे लिखोगे भाई, इसके 2-3 तरीके हैं T2 लिखने के, तुम इसी तरीके से सीख लो। ठीक है, फिर से लगाओ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी s इक्वल्स टू u t +12 gt स्क्वायर। ठीक है, मुझे इसकी डिस्प्लेसमेंट बताओ। अब देखो y डायरेक्शन में इस पार्टिकल की भी नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी है, ये पार्टिकल a से चला फाइनली b पे आएगा, भाई a से चला फाइनली b पे तो आना ही आना है, तो a से b तक तो उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई, a से b तक तो डिस्प्लेसमेंट 0, b के बाद चलेगा, b के बाद उसकी नेट डिस्प्लेसमेंट यही होगी क्लिफ वाली, क्लिफ की हाइट विच इज h, यस और नो। तो यानी इस केस में भी नेट जो डिस्प्लेसमेंट आई पार्टिकल की वो कितनी आई, भाई सो रहे हो क्लास में, सो तो नहीं गए, हेलो, नो मैम। No, ma'am. तो हाँ, तो सेकंड केस में भी मुझे बताओ, सेकंड केस जो ये बी वाला है, यानी जिसमें आपने पत्थर को या किसी भी पार्टिकल को, बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया है, तो बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करने का मतलब है पहले वो h हाइट मैक्सिमम जाएगा, फिर नीचे आएगा, नीचे आया तो a के बराबर भी आया तो यानी डिस्प्लेसमेंट 0, फिर b से चलना शुरू करेगा, फिर उसकी जो हाइट आएगी, नेट डिस्प्लेसमेंट आई, वो h के बराबर ही हाइट नीचे की तरफ है तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव लगाएंगे। इनिशियल डायरेक्शन में जो तुम्हारी वेलोसिटी है वो कहां पर है, वी वाई, देखो इनिशियली वी वाई ऊपर है, ये देखो वी वाई यू वाई, सॉरी, पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो इनिशियली वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो क्या लिखोगे, u sin थीटा इंटू T2 ले लो इसको। ग्रेविटी कहां पर है भाई, ग्रेविटी तो हमेशा नीचे ही रहेगी, तो माइनस साइन लगाएंगे, ½ g T2 स्क्वायर, इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो इसको थोड़ा अरेंज कर लो, ये कितना आ जाएगा, माइनस माइनस हटा दो, -u sin थीटा T2 +12 g T2 स्क्वायर, इक्वेशन 2, बोलो सही है। ये इक्वेशन 1, सॉरी इक्वेशन 3 मान लो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3, h की वैल्यू बराबर है, दोनों को बराबर कर दो भाई, हाइट तो सेम है, u sin थीटा T1 +12 g T1 स्क्वायर इक्वल्स टू -u sin थीटा T2, क्या आया, +12 g T2 स्क्वायर। भाई क्या कर सकते हैं इस केस में, थीटा थीटा एक तरफ कर लो, T2 एक तरफ कर लो, है कुछ हो सकता है ऐसा ही। देखो ये मैं लेके आई u sin थीटा T1, मुझे सबसे पहले मुझे टाइम रेंज का डिफरेंस है ना, तो मुझे T1 माइनस T2 चाहिए। देखो मैं अगर R2 माइनस, मुझे क्या चाहिए, रेंज का डिफरेंस चाहिए ना, R2 माइनस R1। देखो बेटा ध्यान से,
R2 माइनस R1 चाहिए। R2 कितनी है, UX T2, R1 कितना है, UX T1। UX तो आफ्टर ऑल कॉमन ही आ गया, बचेगा क्या, T2 माइनस T1, दैट मीन्स मुझे यही चाहिए। ठीक है, तो अब यहां से मुझे ये फाइनली निकालो, इधर क्या आ जाएगा, प्लस U साइन थीटा T2। कर लोगे आगे? अब तो कैलकुलेशन है, इसके आगे तो मुझे भी नहीं पता कैलकुलेशन कहां तक जाएगी। तो क्या आया यहाँ से कॉमन, U साइन थीटा कॉमन ले लो, ये बचा T1 प्लस T2, ये बचा 1/2 G T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, A प्लस बी A माइनस बी, ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बन जाएगा ना। इसको A प्लस बी A माइनस बी लिख दो, A प्लस बी से A प्लस बी कैंसिल हो जाएगा। कुछ समझ आ रहा है भाई, ये हो जाएगा T1 T2 माइनस T1, और फिर बचेगा T2 प्लस T1। T2 प्लस T1 से ये कैंसिल हो गया, देखो क्या आया, 1/2 G T2 माइनस T1 इक्वल्स टू U साइन थीटा। खत्म। तो T2 माइनस T1 आ गया कितना, 2U साइन थीटा अपॉन G। T2 2 माइनस T1 निकाल लिया, UX कितना हो जाएगा भाई, UX कितना हो जाएगा, U cos थीटा। T2 माइनस थीटा कितना आया, 2U स्क्वायर साइन थीटा बाय G। कौन सा आंसर है देख लो, ऑप्शन नंबर डी। तो डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा सारा कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट क्लास में कराते हैं, वही सवाल पूछ लिया। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पर ये कई क्वेश्चंस क्लियर होते हैं यहाँ से। बोलो, पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा दिया मैंने इस क्वेश्चन में। किसी को कुछ समझ नहीं आया तो एक बार पूछ लो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर क्लिफ के ऊपर से खड़े होकर पत्थर को फेंक रहे हो तो टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम का इक्वेशन लिखा हुआ है तुम्हारे सामने, फर्स्ट इक्वेशन, रेंज लिखी हुई है। सौम्या, आंचल, पूछो भाई, बहुत धीरे धीरे समझाया, इसे धीरे नहीं पढ़ा सकती। हम आगे समझ। पक्का? इसमें ठीक है, वेरी गुड। 13th बोलो, 13th हो गया था, हो गया होगा ये तो। राहुल, राहुल 13th कर लिया था ये। क्या है सवाल, देखो ये सवाल दिया हुआ है कि हमें सीरीज LR सर्किट दिया हुआ है, कनेक्टेड टू एन AV वोल्टेज। ठीक है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज के साथ कनेक्ट है। हमने ऑब्जर्व किया कि इंस्टेंट वोल्टेज अक्रॉस द सोर्स इज मैक्सिमम, कि किसी पॉइंट पे वोल्टेज जो सोर्स है वहां पर वोल्टेज मैक्सिमम हो जाती है, इंडक्टर पर वोल्टेज 3 वोल्ट आ जाती है, और रेजिस्टेंस की वोल्टेज 4 वोल्ट आ जाती है। रेजिस्टेंस 2 ओम दिया हुआ है, पूछ रहा है मुझे एक्सेल निकाल के बताओ कि भाई एक्सेल कितना आता है, कैसे करोगे। अब देखो ये दिया हुआ है इंस्टेंट वोल्टेज, अब इंस्टेंट वोल्टेज है, अब इंस्टेंट वोल्टेज तो ठीक है, और ये तुम्हें दिया हुआ है, याद है पीक वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर करवाया था, पीक वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस लिखवाया था, उसी तरीके का सवाल है। अब देखो, सपोज करो ये LR सर्किट है, सपोज क्या है ये LR सर्किट। LR सर्किट में पहली बात मुझे ये बताओ, सर्किट में कौन लीड करेगा, इंडक्टर। इंडक्टर कहता है वोल्टेज शुड बी लीड, है ना, वोल्टेज लीड करेगी किसको, करंट को। ठीक है, तो मैं यहां पर मान लेती हूं कि जो मेरे पास वोल्टेज है, सपोज करो कितनी है, V0 साइन ओमेगा टी, मान लिया मैंने। अच्छा, करंट बताओ कि करंट कितना हो जाएगा, करंट हो जाएगा I0 साइन ओमेगा टी, -5 करूं कि बेटा +5 करूं, मैम -5। -5, क्योंकि LR सर्किट में इंडक्टर को लीड करना चाहिए, सॉरी इंडक्टर है तो ये इंडक्टर कहता है वोल्टेज लीड्स द करंट। 90 डिग्री नहीं होगा क्योंकि प्योर इंडक्टर नहीं है, बट वोल्टेज लीड्स द करंट बाय कितने डिग्री, बाय 5, वो मैंने मान लिया कि 5 है। ठीक है, चलो देखो ये भी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, ये भी कॉन्सेप्ट है ना, मैंने क्लास में सिखाए थे ना ऐसे करके। अब
3 वोल्ट 3 वोल्ट, ये किसके अक्रॉस है? इंडक्टर के अक्रॉस। इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज लिखते थे कि इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज लिखो किसी इंस्टेंट पे, याद करो कि बेटा टी टाइम पे इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज लिखो। तो आप इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज कैसे लिखोगे? इंडक्टर के अक्रॉस टी टाइम पे वोल्टेज लिखेंगे, पहले पीक वोल्टेज लिखोगे V0L, ठीक है, साइन। अब देखो, अब मेरे को बताइए, अब हमें बताइए इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज सर क्या होगी? बताओ क्या होनी चाहिए? लिखवाई थी ना ये सारी चीज कि इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज का फेस लिखो, कितना लिखोगे? V0L साइन ओमेगा टी, क्या लिखूं? +5 -5, कैसे लिखूं? ये इंडक्टर है प्योर। इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज जो होती है वो करंट से कितना आगे होती है? करंट से कितने आगे होती है इंडक्टर में वोल्टेज? जल्दी बोलो। प्योर इंडक्टर है ना, प्योर इंडक्टर है। हाँ, π/2। ये प्योर इंडक्टर है। मैं टी टाइम पे जो वोल्टेज लिख रही हूँ वो इंडक्टर के अक्रॉस लिख रही हूँ। इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज लिखोगे पीक वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, अब उसका साइन, उसका एंगल डिफरेंस। अब मैंने क्या एंगल लिया? I0 साइन ओमेगा टी -5 करंट का। अब प्योर इंडक्टर में जो होता है करंट से 90 डिग्री आगे होगी, तो आप करंट का लिखोगे ओमेगा टी -5, ये करंट का फेज डिफरेंस, इसमें कितना ऐड करो? +90 डिग्री ऐड कर देंगे। बात समझ आ गई इतनी कि नहीं आई? बात समझ आई इतनी? आ गई हो? यस मैम। बहुत बढ़िया। ऐसे ही रेजिस्टेंस का लिखो। अब अच्छा छोड़ो, किसी टी टाइम पे इंडक्टर की वोल्टेज लिखी V0L कितना है? V0L क्या लिखोगे भाई? V = I0 इंटू XL साइन ओमेगा टी -5 + 90। क्योंकि देखो ये सारा क्यों लिखना पड़ रहा है इतना लंबा? क्योंकि ये इंस्टेंट वोल्टेज दे दी ना। मैंने क्या कहा था कि जो भी हम वो ग्राफ बनाते हैं, जो भी मैं ये फेजर डायग्राम बनाती हूँ, ये फेजर डायग्राम बस मीन वोल्टेज और आरएमएस वोल्टेज और पीक वोल्टेज, इन सॉरी मीन के लिए नहीं बनता, आरएमएस और पीक के लिए बना सकते हो बस, इंस्टेंट पे नहीं बना सकते, वरना तो 1 सेकंड में ये सवाल, 1 सेकंड का सवाल नहीं था ये, ठीक है। इंस्टेंट वोल्टेज पे देके सवाल को बढ़ा दिया गया। तो अगर इंस्टेंट वोल्टेज पे सवाल आए तो इस तरीके से ही सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे मैंने क्लास में तुम्हें एक एक चीज लेके करवाई थी ना, ऐसे कि लेट करो, ये है, कंडक्टर में करंट इतना होगा, इंडक्टर में इतना होगा, कैपेसिटर में ऐसे वोल्टेज लेंगे, इस तरीके से। ओके, I0 XL साइन ओमेगा टी -5। अब रेजिस्टेंस के लिए लिखो। रेजिस्टेंस में क्या लिखोगे? I0 रेजिस्टेंस R। अब रेजिस्टेंस के पास फेज डिफरेंस वही होता है जो करंट का होगा, याद है ना कि करंट का फेज डिफरेंस है, रेजिस्टेंस के पास भी उतना ही होगा। तो रेजिस्टेंस पे कितना हो जाएगा? साइन ओमेगा टी -5। क्लियर हुआ इतना कि नहीं हुआ? ओके, अब मुझे एक बार इंडक्टर का देखो, क्या क्या मैं इंडक्टर का कुछ चेंज कर सकती हूँ वैल्यू? इंडक्टर की, इंडक्टर को और क्या लिख सकते हो? साइन ओमेगा टी +90 डिग्री, क्या हो जाएगा? 90 + थीटा क्या बनेगा? कॉस लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। साइन 90 + थीटा, कॉस थीटा बन जाता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव। पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव, तो यानी साइन 90 + थीटा कॉस थीटा बन गया। तो जो ये मैंने इंडक्टर वाली इक्वेशन लिखी है, इसको देखो क्या लिख सकती हूँ? VL = I0 XL कॉस कितना बन गया? थीटा, थीटा क्या है? ओमेगा टी -5। बोलो इस इक्वेशन में किसी को गड़बड़ है क्या? नो मैम। इसको ऐसे ट्रांसफॉर्म करने में किसी को दिक्कत है क्या? नहीं होगी ना, नहीं होनी चाहिए। अगर हुई तो फिर लेक्चर देखो, अगर हुई तो फिर प्राचीन काल में जाके लेक्चर देख के आइए। अब मेरे को बताओ, क्या मेरे पास VR और VL है इंस्टेंट पे? क्या मेरे पास किसी इंस्टेंट पे VR और VL दिया हुआ है? हाँ या ना? दिया हुआ है VR और VL इंस्टेंट पे, कितना दिया हुआ है?
अब मैं इनको डिवाइड करने जा रही हूँ। वी आर अपॉन वी एल इक्वल्स टू आई नॉट आर। देखो इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं मिलेगा इसका। साइन ओमेगा टी माइनस फाइव अपॉन कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव। ठीक है, आई नॉट से आई नॉट कट गया। वी आर बाय वी एल क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू कितनी है 4, इंडक्टर की 3, कुछ गड़बड़ हो गई क्या, ये आर अपॉन एक्सएल, ये कितना हो जाएगा 10 ओमेगा टी माइनस 5 बन गया क्या ये। यस मैम। हम्म, साइन 5 और कॉस 5 होना है। वी नॉट साइन ओमेगा टी वी आर, भाई करंट ही तो पीछे जाएगा एलआर सर्किट में। ठीक किया है क्या कहीं कुछ, साइन ओमेगा टी माइनस साइन 90, ओमेगा टी तो रहना चाहिए, नहीं 5 रहना चाहिए। हम्म, आंसर क्या दे रखा है इसका, फर्स्ट ऑप्शन है ना। इंडक्टर के अक्रॉस हमने क्या लिखा है, ओमेगा टी प्लस 90 माइनस 5, रेजिस्टेंस के अक्रॉस लिखा है हमने साइन ओमेगा टी माइनस 5, ठीक ही तो लिखा है। इंडक्टर के अक्रॉस क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन तो सही लिखी है, इसके आगे देखो क्या कर सकते हैं, ये हटाओ, ये गड़बड़ है। इसके आगे अब इक्वेशन सॉल्व करनी है, देखो कि इजीली इक्वेशन सॉल्व कर पाए। ये हटा, और रेजिस्टेंस का क्या निकाला था हमने, रेजिस्टेंस लिखा है कॉस ओमेगा टी माइनस 5, वी आर साइन ओमेगा टी माइनस 5 लिखा हुआ है। ये मैथमेटिक्स में बताओ क्या कर सकते हैं भाई इसको, साइन ओमेगा टी माइनस 5 है और एक इंडक्टर की है ये, इन दो इक्वेशंस का कुछ करना है हमें। इंडक्टर का लिखा आई नॉट एक्सएल साइन ओमेगा टी प्लस 90 माइनस 5, और रेजिस्टेंस का आया आई नॉट आर साइन ओमेगा टी माइनस 5। क्या लिख सकते हो, साइन ओमेगा टी प्लस 90, ओमेगा टी प्लस 90। ओमेगा टी माइनस 5 को क्या लिख सकते हैं, कॉस 5 तो कैसे लिख पाएंगे, साइन ओमेगा टी माइनस 5 है ना। अगर एक चीज देखी जाए ओमेगा टी है तो, देखो अगर देखी जाए ओमेगा टी तो कांस्टेंट टर्म है,
ओमेगा टी तीनों में कांस्टेंट है ना, भले ही कांस्टेंट हो। इसको साइन -5 तो फिर भी नहीं लिख सकते, वी आर sin -5 तो -sin5 हो जाएगा, और ये ओमेगा टी हटा दो तो 90 - 5, 90 - थीटा बनेगा। इंडक्टर ही बनना चाहिए, और इंडक्टर। इसको आगे कैसे सॉल्व करोगे बोलो? ये दो इक्वेशन अब आगे सॉल्व करनी है भाई, कॉस और साइन के टर्म्स में बनाना है इसे। बना पाएंगे? cos 90 - 5। सुमित कहाँ गया है ये सुमित? यस मैम। बताओ आगे मैथ्स में क्या करेंगे अब इसका। साइन, मुझे इसको साइन को कॉस में चेंज करना है, और देखो ओमेगा टी का जो फेज डिफरेंस है वो दोनों में कांस्टेंट है। ठीक है, मेरे को फेज डिफरेंस चाहिए फाई, तो फाई के टर्म्स में लेके आना है ये। हम्म फाई के टर्म्स में आगे साइन ओमेगा टी -5। ओमेगा टी है तो एंगल ही ओमेगा टी का। फेजर से देखें इसको, फेजर से कैसे कर सकते हैं। अगर इधर मान लेते हैं अपन ओमेगा, एक बार फेजर से देखते हैं इसको करके, ठीक है। ये तो लगा मुझे आसानी से सॉल्व हो जाएगा, तो नहीं होगा। कैसे करके आए हो इसको? इधर हम बना देंगे यहाँ पे, ये ओमेगा टी है, हाँ वेट, ओमेगा टी है, ठीक है। अब इंडक्टर के लिए वीएल के लिए देखो, ये क्या लिखा है, +90। हम्म क्या हुआ? ओमेगा टी में 90 डिग्री ऐड करेंगे और फिर 5 माइनस करेंगे। मैम इसे ओमेगा -5 को कुछ कांस्टेंट मान लेते हैं। आर के लिए ये मान लो, ये मैंने 90 डिग्री, ओमेगा टी में 90 डिग्री ऐड कर दिया, ओमेगा टी मैंने 0 डिग्री पे लिया है, ठीक है। 90 डिग्री में से ओमेगा टी +90 डिग्री, इसमें से 5 माइनस किया है, ठीक है, तो ये एंगल हो गया 5 इंडक्टर का। अब आर का देखते हैं, रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस मेरा ओमेगा टी है, इसमें से 5 माइनस करना है। इसमें ओमेगा टी में से ही -5 करना है ना। ओमेगा टी में से 5 घटाओ, ये एंगल हुआ 90 - 5, ये एंगल हो जाएगा फिर मेरा 5, ठीक है। ये मेरी वी आर बनेगी। वीएल और वी आर में 90 डिग्री का फर्क, देखो वीएल और वी आर में 90 डिग्री का फर्क है ना। इंडक्टर और रेजिस्टेंस की जो वोल्टेज है उसमें 90 डिग्री का फर्क है, मेन तो चीज यही शो कर रही है ना। तो मुझे इन दोनों का 90 डिग्री का फेज डिफरेंस ही दिखाना है। तो ओमेगा टी में से 5 घटाया और उसमें से 90 डिग्री का फेज डिफरेंस शो करना है इन टर्म्स ऑफ 5। तो मैं देखो वीएल को क्या लिख दूं, I0 XL, साइन को साइन ही रहने दो, साइन
9 साइन फाइव और वी आर को क्या लिख दें, आई नॉट आर कॉस फाइव। साइन फाइव और कॉस फाइव में कितने डिग्री का, ये तो इन दोनों के ग्राफ में कितने डिग्री का फेज डिफरेंस होता है साइन और कॉस के ग्राफ में? 0 और पाई बाय 2, पाई बाय 2 का ही तो होता है ना साइन फाइव और इन दोनों के ग्राफ में डिफरेंस। ठीक है, देखो कुल मिला के बात ये है कि इंडक्टर और रेजिस्टेंस के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है, और वो फेज डिफरेंस 90 डिग्री है ना, कितने से, फाई का, 90 माइनस फाई, और ये कितना टोटल फेज डिफरेंस 90 का ही निकल के आया ना, देखो 90 माइनस फाई प्लस फाई, तो टोटल फेज डिफरेंस इसमें 90 डिग्री का है। और अगर मैं सेम इक्वेशन लिखती हूँ कि साइन और कॉस के टर्म्स में, तो यहां से भी मेरे पास 90 डिग्री का फेज डिफरेंस ये शो कर रहा है ना। तो VL और VR मेरे पास गिवन है, अपॉन में करूंगी तो आई नॉट से आई नॉट कट जाएगा, ये 10 फाई बन जाएगा। तो यहां से इक्वेशन देखो क्या बनी, VL बाय VR इक्वल्स टू XL बाय R और 10 फाई, पेपर ही सॉल्व नहीं हुआ, साइन बाय कॉस फाई कितना हो गया, 10 फाई हो गया, ये करेक्ट। VL बाय VR की वैल्यू है मेरे पास, बिल्कुल है। इंडक्टर की वैल्यू, इंडक्टर की 3 है, इसकी 4 है, इक्वल्स टू XL का नहीं पता, रेजिस्टेंस का पता है 2, ये कितना हुआ 10 फाइव। निकालना क्या है, XL। टेन फाइव कितना हो जाएगा, फाइव किसके बराबर हो जाएगा, XL ओमेगा L के बराबर हो जाएगा। अब तो हो जाना चाहिए क्वेश्चन भाई, 10 फाइव भी तो XL बाय R ही होता है, 3/4 इक्वल्स टू XL बाय 2, 10 फाइव फिर से किसके बराबर हो जाएगा, XL बाय R के, रेजिस्टेंस कितना है 2, 2 दूनी 4 से ये कट गया, XL का स्क्वायर 3 आया, तो XL कितना के बराबर आ जाएगा, 2 3। ठीक है। तो इन इक्वेशंस को दोनों को ऐसे शो करना पड़ेगा कि इनमें जो फेज डिफरेंस बने 90 डिग्री का ही बने, XL और VL और VR में। तो साइन और कॉस फाई में दिखा सकते हैं, क्योंकि फाई ही फेज डिफरेंस है। इस तरीके से सॉल्व होगा, बस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लेना, ठीक है। बाकी का पेपर तो नहीं हो पाया, आई थिंक इसको एक्स्ट्रा क्लास में करवाना पड़ेगा। 14th हो गया था, 14th तो इजी है, ऑब्लिक कोलिजन का क्वेश्चन है ना। इस वाले क्वेश्चंस में क्या करना होता है, जैसे कि मान लो मेरे पास ये एक बॉल आ रही है A, इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी 9 मीटर पर सेकेंड, ये बॉल जो है B बॉल से आके टकराई, ठीक है। जैसे ही ये इस बॉल से आके टकराएगी, क्या हुआ, दोनों बॉल्स आइडेंटिकल हैं, और दोनों बॉल्स ने अपने जो इनिशियल लाइन थी, ओरिजिनल लाइन ऑफ मोशन था, दोनों ने 30-30 डिग्री का एंगल बनाया इस तरीके से। सपोज ये बॉल A है, ये बॉल B है, दोनों आइडेंटिकल हैं, दोनों के मास सेम है। मान लो A बॉल V1 वेलोसिटी से गई, B बॉल V2 वेलोसिटी से गई। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बस X और Y डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व करना है, ठीक है। X इनिशियली Y डायरेक्शन में कोई मोमेंटम नहीं है, तो सबसे पहले Y डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व करो। P इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल, इनिशियली कितना है मोमेंटम Y डायरेक्शन में, बॉल A जो आई है, बॉल A की पास वेलोसिटी x में है, तो y में मोमेंटम कितना हुआ, वेलोसिटी 0 है, तो इनिशियली y में मोमेंटम 0 हुआ। P फाइनल, बॉल A का मास, वेलोसिटी v1, उसका y कंपोनेंट देखो कितना हो जाएगा, v1 साइन 30 डिग्री प्लस m v2 साइन 30 डिग्री, यही होएगा ना। दूसरे वाले का v कंपोनेंट इधर चला गया, ठीक है, ये 0 है, तो इसका मतलब क्या आया, m v1 साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू माइनस m v2 साइन 30 डिग्री, करेक्ट। साइन 30 से साइन 30 कट गया, m से m कट गया, यानी वेलोसिटी कितनी आई, v1 इक्वल्स टू माइनस v2, माइनस दिखा रहा है साइन, ठीक है। डायरेक्शन दोनों जो है y डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड और उनका वेलोसिटी यानी उनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, तभी तो मोमेंटम 0 हुआ, तो यानी v1 v2 के बराबर आ गया। अब क्या करोगे, इसी को किस में पुट कर देना, x डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कर लोगे,
वहां पर किसी वेलोसिटी को इंटरचेंज कर देना v1 को v2 में, तो शायद v1 v2 आ जाएगा। बोलो, सेम ही आएगा। और बाकी देखो, अगर तुम्हें और कुछ भी नहीं आ रहा है, अच्छा दो ऑप्शन दे रखे हैं, सी या डी में से ही होगा क्योंकि वेलोसिटी सेम है ना। अब निकाल लोगे एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कर लोगे, P इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल। कैसे करोगे, देखो इनिशियली A के पास मोमेंटम था मास, उसके पास वेलोसिटी कितनी है 9, दूसरा पार्टिकल जो है वो रेस्ट पे है, उसका मोमेंटम 0। फाइनली क्या हो जाएगा, दोनों बॉल्स के पास सेम मास है, सेम वेलोसिटी है, एंगल भी सेम है, तो ये 2m v एक्स डायरेक्शन में cos 30 डिग्री नहीं हो जाएगा, मास से मास कट गया, 9 इक्वल्स टू 2v cos 30 डिग्री। तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेना, v की वैल्यू √3 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। बोलो बेटा, हेलो हेलो हेलो, समझ आया, नहीं आया? आ गया मैम। एक्स और वाई में मोमेंटम कंजर्व करना है बस, ठीक है, एक बार एक्स के एक बार वाई में। इसके बाद 16th क्वेश्चन देखो, है तो इंपॉर्टेंट बट थोड़ा लेंथी है। सिमिलरली 15th क्वेश्चन दिए हैं इन्होंने, कितना बड़ा पेपर है। चलो पहले छोटे छोटे कर लेते हैं, वो 2-3 क्वेश्चन हम कल क्लास में ले लेंगे। 18th बोलो, 18th हो जाएगा आराम से। 19th में क्या करना है, टॉर्क निकालना है, कैसे, आर क्रॉस एफ, क्रॉस प्रोडक्ट लगा देना, आर दिया हुआ है एफ भी दिया हुआ है। ये साउंड वाला चैप्टर जो है उसमें 21वां क्वेश्चन तो हम करेंगे ही। 22 वाला कई बार करा चुकी हूँ, वेलोसिटी ऑफ सेंटर कैसे निकालते हैं, ठीक है, सेंटर ऑफ मास का m1v1 प्लस m2v2 कर देना अपॉन टोटल मास कर देना। एक्स और वाई में दोनों में वेलोसिटी अलग अलग लेते हैं, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है 22 वाला। एक काम करते हैं, जो क्वेश्चन बच गए ना अगली क्लास में ले लेंगे, ठीक है, काफी कुछ बच गया भाई, पेपर लेंथी था। ठीक है देन, ओके, बाय एवरीवन। देखो लास्ट के क्वेश्चन इजी हैं, जो लास्ट में मूव कर गए होंगे उन्होंने क्वेश्चंस लगा लिए होंगे, बीच में थोड़े से लेंथी क्वेश्चंस हैं, 3-4 लगातार कराएंगे इसको, कोई नहीं टेंशन मत लो, करा दूंगी पेपर सॉल्व।